द बिहेवियर गैप कार्ल रिचर्ड्स की एक बेहतरीन बुक है जो हमारी थिंकिंग और बिहेवियर के बीच के गैप को समझाने में मदद करती है। यह गैप अक्सर हमें गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है और इसका असर सिर्फ हमारे मनी मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। जब बात इन्वेस्टमेंट और पैसे की आती है तो हम अक्सर लॉजिकल थिंकिंग के बजाय इमोशंस से इंस्पायर होकर डिसीजंस लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें यह फियर होता है कि हम किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं और हम हड़बड़ी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन होता है वही फियर हमें अपना इन्वेस्टमेंट बेचने पर मजबूर कर देता है। यही बिहेवियर गैप है। यह गैप हमारी प्लानिंग और हमारे रियल लाइफ डिसीजंस के बीच होता है। कार्ल रिचर्ड्स इस किताब में बताते हैं कि यह गैप क्यों होता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। वह यह समझाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है बल्कि यह सही माइंडसेट और डिसिप्लिन पर भी निर्भर करती है। अगर हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाना सीख लें तो हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। द बिहेवियर गैप सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, यह एक इंसान की थिंकिंग और बिहेवियर को समझने और सुधारने की एक कोशिश है। अगर इसे हिंदी ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया जाए तो इसे और भी रोचक और रिलेटेबल बनाया जा सकता है। कहानी का फोकस एक आम आदमी गिरीश पर होगा जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है और फाइनेंशियल सक्सेस की तलाश में अपनी गलतियों और बिहेवियर गैप से जूझ रहा है। गिरीश का कैरेक्टर ऐसा होगा जिससे हर सुनने वाला खुद को रिलेट कर सके। उसकी कहानी में वह बार बार मार्केट के उतार चढ़ाव के चलते गलत डिसीजंस लेता है। जैसे जैसे वह कार्ल रिचर्ड्स की एडवाइस पढ़ता और समझता है उसे एहसास होता है कि असली प्रॉब्लम मार्केट कंडीशंस में नहीं बल्कि उसकी अपनी थिंकिंग और बिहेवियर में है। गिरीश की जर्नी के जरिए हर चैप्टर में एक नई प्रॉब्लम और उसका सलूशन आएगा। उसकी कहानी में ऐसे सिचुएशंस दिखाए जाएंगे जो श्रोता की अपनी जिंदगी के सिचुएशंस से मिलते जुलते होंगे। मसलन जब वह इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग करता है या अननेसेसरी रिस्क उठाता है तो श्रोता यह समझेगा कि वह भी ऐसी ही गलतियां करता है। जब गिरीश लॉन्ग टर्म थिंकिंग और डिसिप्लिन अपनाकर अपनी सिचुएशन को बेहतर करता है तो यह हर श्रोता के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। इस ऑडियो बुक को ऐसे तैयार किया जाएगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन को एक सिंपल और एंगेजिंग तरीके से पेश किया जाए। इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स के साथ हिंदी का इस्तेमाल इसे और भी रिलेटेबल बनाएगा। गिरीश की जर्नी न सिर्फ फाइनेंशियल लर्निंग को आसान बनाएगी बल्कि यह बिहेवियर चेंज के लिए भी इंस्पायर करेगी। चैप्टर 1 बिहेवियर गैप का मतलब समझना। गिरीश ने हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से फाइनेंशियल सक्सेस की कहानियां सुनी थी। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाकर करोड़पति बन गया तो किसी ने सही समय पर प्रॉपर्टी खरीदकर अपनी वेल्थ बढ़ा ली। गिरीश ने भी कई बार कोशिश की थी कि वह सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले, लेकिन हर बार उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। वह हमेशा सोचता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसने हर बार वही किया जो एक्सपर्ट्स ने बताया, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा उसने सोचा था। एक दिन जब गिरीश अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स के कागज देख रहा था तो उसने नोटिस किया कि वह हमेशा गलत समय पर डिसीजंस लेता है। जब मार्केट ऊपर जाता तो वह इन्वेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हो जाता और ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा देता। लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन होता वह डर के मारे अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच देता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ बार बार क्यों हो रहा है। उसी शाम गिरीश एक बुक स्टोर गया और वहां उसे कार्ल रिचर्ड्स की बुक द बिहेवियर गैप दिखी। बुक का टाइटल उसे इंटरेस्टिंग लगा। उसने बुक उठाई और पहला पेज पढ़ने लगा। कार्ल रिचर्ड्स ने लिखा था, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट, इकोनॉमी या इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा अपना बिहेवियर है। यह लाइन गिरीश के दिल को छू गई। उसने तुरंत वह बुक खरीद ली और घर आकर पढ़ने लगा। कार्ल रिचर्ड्स ने किताब में समझाया कि बिहेवियर गैप वह डिफरेंस है जो हमारी प्लानिंग और हमारे रियल लाइफ डिसीजंस के बीच होता है। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। गिरीश को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है।
वह हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करता था, लेकिन शॉर्ट टर्म इमोशंस के चलते वह अपने डिसीजंस बदल देता था। जब मार्केट ऊपर होता तो उसे यह फियर होता कि वह कहीं मौका न चूक जाए और वह हड़बड़ी में इन्वेस्ट करता। लेकिन जब मार्केट गिरता तो उसे नुकसान का डर सताने लगता और वह घबराकर अपना इन्वेस्टमेंट बेच देता। गिरीश को समझ में आया कि मार्केट का उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर वह अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेगा तो वह कभी सही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। कार्ल रिचर्ड्स ने यह भी समझाया कि बिहेवियर गैप को खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने बिहेवियर को समझना और उसे सुधारने की कोशिश करनी होगी। उस रात गिरीश ने खुद से एक वादा किया। उसने डिसाइड किया कि अब वह अपने हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सोच समझकर करेगा। वह अपनी इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देगा। उसने यह भी डिसाइड किया कि वह इस बुक को पूरा पढ़ेगा और हर चैप्टर से कुछ नया सीखेगा। इस पहले चैप्टर के साथ गिरीश ने अपनी जर्नी शुरू की। उसे पता चल चुका था कि उसकी असली प्रॉब्लम क्या है। अब वह इसे सुधारने के लिए तैयार था। द बिहेवियर गैप न सिर्फ एक बुक थी, बल्कि उसके लिए एक गाइड बन चुकी थी जो उसे सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सिखाएगी। चैप्टर 2, इमोशंस का रोल इन्वेस्टमेंट्स में। गिरीश ने बुक का दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। यह चैप्टर उन इमोशंस के बारे में था जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। गिरीश ने नोटिस किया कि जब भी वह इन्वेस्ट करता था तो उसकी थिंकिंग क्लियर होती थी। वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करता, बड़े बड़े सपने देखता और सोचता कि उसका पैसा आने वाले कुछ सालों में डबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में हलचल होती, उसकी इमोशंस उस पर हावी हो जाती। कार्ल रिचर्ड्स ने बुक में समझाया था कि इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन न मार्केट है, न ही खराब एडवाइस, बल्कि हमारा अपना डर और लालच है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लालच, ग्रीड होता है कि हमें इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए हम बिना सोचे समझे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। वहीं जब मार्केट गिरता है तो डर, फियर हमें घेर लेता है। हमें यह लगता है कि हमारा पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा और हम जल्दी से सब कुछ बेचकर खुद को सेफ करने की कोशिश करते हैं। गिरीश ने अपने पिछले डिसीजंस को याद किया। उसने देखा कि हर बार जब उसने घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे तो मार्केट कुछ ही समय बाद वापस ऊपर चला गया। अगर वह उस समय धैर्य रखता तो शायद उसे इतना बड़ा नुकसान न होता। उसने यह भी महसूस किया कि कई बार जब उसने ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में इन्वेस्ट किया तो वह सही रिसर्च किए बिना गलत जगह पैसा लगा बैठा। कार्ल रिचर्ड्स ने बुक में एक सिंपल तरीका बताया था जिससे इन इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को याद रखें। अगर आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर हैं तो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस आपको परेशान नहीं करेंगे। गिरीश को यह बात बहुत प्रैक्टिकल लगी। उसने डिसाइड किया कि अब से वह हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह सोचेगा कि यह डिसीजन उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही है या नहीं। उस रात गिरीश ने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रिव्यू किया। उसने देखा कि उसके पास कई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स थे जो उसने सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए किए थे। उसने यह भी नोटिस किया कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट थे, लेकिन उसने घबराकर उन्हें बीच में ही छोड़ दिया। उसने डिसाइड किया कि अब से वह हर इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाएगा और अपने इमोशंस को उस प्लान पर हावी नहीं होने देगा। इस चैप्टर से गिरीश को सबसे बड़ा सबक यह मिला कि इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह इमोशनल कंट्रोल का भी टेस्ट है। उसने महसूस किया कि मार्केट में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वे वही होते हैं जो शॉर्ट टर्म फियर और ग्रीड से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हैं। अब गिरीश के पास न सिर्फ एक नया नजरिया था, बल्कि वह इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार था। चैप्टर 3, लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाना। गिरीश अब पूरी तरह से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेकर सजग था। वह समझ चुका था कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं, बल्कि सही माइंडसेट भी जरूरी है। उसे अब यह एहसास हुआ था कि उसकी असल प्रॉब्लम कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव में नहीं थी, बल्कि यह उसकी खुद की थिंकिंग थी। यही कारण था कि वह बार बार अपने डिसीजंस बदलता था और नुकसान उठाता था।
कार्ल रिचर्ड्स की बुक पढ़ते पढ़ते गिरीश ने एक बहुत बड़ी चीज सीखी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। उसने महसूस किया कि जिन लोगों ने अपनी वेल्थ बनाई वे हमेशा शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करते थे। उन्होंने कभी भी मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से घबराकर अपने फैसले नहीं बदले थे। गिरीश ने उदाहरण के तौर पर एक बार अपनी दोस्त सिमा की कहानी सुनी थी। सिमा ने 10 साल पहले कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया था। जब उसने निवेश किया तो मार्केट उस वक्त बहुत ही निचले स्तर पर था। कई लोग उसे कहते थे कि यह बहुत बड़ा रिस्क है और वह भी घबराई थी। लेकिन सिमा ने कभी भी अपने निवेश को नहीं बेचा। वह जानती थी कि इन्वेस्टमेंट्स एक लंबी यात्रा होती है और सही समय आने पर यह अपनी वैल्यू को साबित करेगा। 10 साल बाद सिमा ने देखा कि उसका निवेश दोगुना हो गया था। गिरीश ने समझा कि सिमा जैसी सोच अपनानी जरूरी है। उसने यह भी नोटिस किया कि अगर वह भी शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से परेशान होकर अपने निवेश बार बार बेचता रहता तो उसका पैसा शायद बहुत कम होता। अब गिरीश ने यह फैसला किया कि वह भी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचकर निवेश करेगा। वह तय करेगा कि उसे कितने सालों तक अपना पैसा इन्वेस्ट रखना है और तब जाकर वह डिसीजन लेगा। गिरीश ने यह भी समझा कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव को न देखें। इसका मतलब यह है कि आप उन उतार चढ़ाव को एक स्टेज के तौर पर देखें, न कि उन्हें अपने डिसीजंस को बदलने का कारण बनाएं। इस चैप्टर ने गिरीश की सोच में एक बड़ा बदलाव लाया। उसने अब शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिजल्ट्स को महत्व देना शुरू किया। यह समझने में गिरीश को वक्त लगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार था कि वह अपनी फाइनेंशियल जर्नी में इस नए माइंडसेट को अपनाए। गिरीश ने यह भी डिसाइड किया कि अब वह अपने निवेश का रिव्यू हर 6 महीने में करेगा, लेकिन मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव के कारण वह अपने निवेश को नहीं बदलेगा। वह लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हुए अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने पर फोकस करेगा। इस चैप्टर से गिरीश को यह सीखा कि वेल्थ बिल्डिंग एक प्रोसेस है और इसमें धैर्य बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अपनाकर ही वह सही डिसीजंस ले पाएगा और अपनी फाइनेंशियल यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकेगा। चैप्टर 4, रिस्क को समझना और मैनेज करना। गिरीश ने अब अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कई अहम बदलाव किए थे, लेकिन एक और चैलेंज था जिसे उसे समझना और मैनेज करना था, रिस्क। वह हमेशा सोचता था कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए उसे बड़े रिस्क लेने होंगे, लेकिन अब उसे कार्ल रिचर्ड्स की बुक से यह समझ में आ गया था कि रिस्क को समझना और सही तरीके से मैनेज करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। गिरीश ने देखा कि जब भी किसी को इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हुए सुना तो वह हमेशा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का जिक्र करते थे। यह बहुत आकर्षक लगता था और गिरीश ने भी कई बार रिस्क लेने की कोशिश की थी, लेकिन अक्सर वह नुकसान उठाता था। अब वह समझने लगा था कि रिस्क सिर्फ पैसा खोने का नहीं होता, बल्कि यह सही तरीके से फैसले न लेने का भी होता है। कार्ल रिचर्ड्स ने किताब में रिस्क के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा था कि रिस्क केवल उस मापदंड पर नहीं होता कि कितना पैसा लगाना है, बल्कि यह उस समझ पर भी निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस दिशा में जा रहा है और आप कितनी देर तक इसे पकड़कर रख सकते हैं। रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा खोने से नहीं है, बल्कि यह भी है कि अगर आप सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लेते तो आप अपनी पूरी वेल्थ खो सकते हैं। गिरीश ने रिस्क को इस नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने समझा कि अगर वह अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करता है तो रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उसने अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपनाई। वह अब अपनी पूरी राशि एक ही निवेश में नहीं लगाता था, बल्कि उसे विभिन्न स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में फैलाता था, ताकि एक ही असफलता से उसका पूरा पैसा डूब न जाए। इसके अलावा गिरीश ने रिस्क को अपनी कैपेसिटी और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से भी समझा। कार्ल रिचर्ड्स ने बुक में यह भी कहा था कि जब आप किसी निवेश में पैसा लगाते हैं तो यह जरूरी है कि आप उस निवेश के बारे में पूरी जानकारी रखें और यह जानें कि उस निवेश से जुड़ा रिस्क क्या है। गिरीश ने इस सलाह को अपनाया और हर निवेश के बारे में पूरी रिसर्च करना शुरू किया। गिरीश अब यह समझने लगा था कि रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से और समझदारी से। अब वह बड़े रिवॉर्ड की बजाय सस्टेनेबल रिवॉर्ड पर फोकस करता था।
वह लॉन्ग टर्म में पैसे की सुरक्षा और ग्रोथ पर जोर देता था, बजाय शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के। इस चैप्टर से गिरीश ने यह सीखा कि रिस्क को हमेशा एक मौका के रूप में देखना चाहिए, न कि एक डर के रूप में। उसे यह समझ में आ गया था कि अगर वह रिस्क को सही तरीके से मैनेज करता है तो वह बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है। अब गिरीश अपनी फाइनेंशियल जर्नी में रिस्क को समझकर और उसे सही तरीके से मैनेज करके अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और भी तैयार था। चैप्टर 5, फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करना। गिरीश अब अपनी फाइनेंशियल जर्नी के एक नए मोड़ पर था। उसने अपनी सोच को बदल लिया था, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था और रिस्क को भी सही तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया था। अब उसका अगला कदम था अपनी फाइनेंशियल गोल्स को और ज्यादा क्लियर करना। वह समझ चुका था कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ अच्छा इन्वेस्टमेंट या सही समय पर डिसीजंस लेना काफी नहीं है। इसके लिए एक स्पष्ट दिशा और लक्ष्य की जरूरत होती है। कार्ला रिचर्ड्स ने बुक में यह बताया था कि अगर हमें किसी भी फाइनेंशियल जर्नी में सफलता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। गिरीश को यह एहसास हुआ कि अब तक वह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह इन पैसों से क्या करना चाहता है। क्या वह एक आरामदायक रिटायरमेंट चाहता था? क्या उसे बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे? या फिर वह एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देखता था? गिरीश ने महसूस किया कि बिना स्पष्ट गोल्स के उसकी हर कोशिश अधूरी थी। उसने तय किया कि अब वह अपनी फाइनेंशियल गोल्स को पहले से ज्यादा क्लियर और प्रैक्टिकल बनाएगा। उसने सबसे पहले अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स की लिस्ट बनाई, जैसे कि अगले 2 साल में कार खरीदना, घर के लिए डाउन पेमेंट करना या यात्रा के लिए पैसों की बचत करना। फिर उसने लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी ध्यान दिया, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसे होना और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए फंड की व्यवस्था करना। गिरीश ने देखा कि जब वह अपने गोल्स को क्लियर करता है तो वह अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी उसी दिशा में डाइवर्ट कर सकता है। उसने यह भी समझा कि गोल्स सिर्फ पैसों से संबंधित नहीं होते, बल्कि वे उसकी लाइफस्टाइल और उसकी वैल्यूज से भी जुड़े होते हैं। गिरीश ने अपनी गोल्स के बारे में गहराई से सोचा और पाया कि वह पैसे को सिर्फ इसलिए नहीं कमाना चाहता था ताकि वह ज्यादा खा सके या ज्यादा सामान खरीद सके। उसका असली उद्देश्य था अपनी लाइफ को बैलेंस्ड और फुलफिलिंग बनाना। कार्ला रिचर्ड्स ने बुक में यह भी बताया कि गोल्स को समय समय पर रिव्यू करना भी जरूरी है। यह सिर्फ शुरू में गोल्स तय करने से काम नहीं चलता। हमें अपनी गोल्स को समय समय पर चेक करना चाहिए और उन्हें एडजस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में बदलाव होते रहते हैं। गिरीश ने यह सीखा और यह तय किया कि अब से वह अपनी गोल्स को हर 6 महीने में रिव्यू करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें अपडेट भी करेगा। गिरीश ने अपनी गोल्स को अब एक डिटेल्ड और प्रैक्टिकल प्लान में बदला। उसने तय किया कि वह अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स को इन गोल्स के हिसाब से अलाइन करेगा। उसने यह भी नोट किया कि उसका फाइनेंशियल गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि वह इन पैसों को ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता था जिससे वह अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सके और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर सके। अब गिरीश का नजरिया और क्लियर था। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है और वह वहां कैसे पहुंचेगा। उसकी फाइनेंशियल जर्नी अब एक मजबूत फाउंडेशन पर खड़ी थी, जिसमें स्पष्ट गोल्स और सही दिशा थी। इस चैप्टर से गिरीश ने यह सीखा कि फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करना जरूरी है। बिना गोल्स के हमारी फाइनेंशियल जर्नी अधूरी रहती है। गोल्स को जानने और समझने के बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को सही दिशा में गाइड कर सकते हैं, जिससे हमें लंबी अवधि में सफलता मिल सके। चैप्टर 6, पैसों के बारे में हमारी सोच को बदलना। गिरीश ने अब तक बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू था जिसे वह अब समझ रहा था, पैसों के बारे में उसकी सोच। गिरीश को एहसास हुआ कि पैसों को लेकर जो उसकी सोच थी, वही उसकी फाइनेंशियल जर्नी को प्रभावित कर रही थी। वह हमेशा पैसे को एक तनावपूर्ण चीज मानता था, जिसे कमाना मुश्किल था और जिसका नियंत्रण कभी नहीं होता। वह अक्सर सोचता था कि पैसा कमाने के लिए हमेशा कठिन मेहनत करनी पड़ेगी और उसके पास जो भी था वह हमेशा बहुत कम था। कार्ला रिचर्ड्स ने बुक में यह बहुत स्पष्ट किया था कि पैसे के प्रति हमारी सोच ही सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक और संतुलित होती है
तो हम पैसों को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि एक बोझ की तरह। गिरीश को यह समझ में आया कि अगर उसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सफल होना है तो उसे पैसों को लेकर अपनी मानसिकता को बदलना होगा। गिरीश ने सोचा कि उसके साथ क्या होता था जब वह पैसे के बारे में सोचता था। जब वह किसी बड़ी खरीदारी या निवेश के बारे में सोचता था तो उसे डर और चिंता होती थी। क्या अगर वह पैसे खो बैठा? क्या अगर उसका निवेश गलत हो गया? लेकिन जब उसने कार्ल रिचर्ड्स की बुक पढ़ी तो उसे यह एहसास हुआ कि पैसे को लेकर उसका यह नकारात्मक नजरिया ही उसे बार बार फाइनेंशियल गलतियां करने पर मजबूर करता था। बुक में कार्ल रिचर्ड्स ने बताया था कि पैसे को लेकर सोच में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि कई लोग पैसे को एक सुरक्षा के रूप में देखते हैं और यही सोच उन्हें डर और चिंता से जकड़ लेती है, जबकि कुछ लोग पैसे को एक माध्यम के रूप में देखते हैं जिससे वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। गिरीश ने यह महसूस किया कि वह कभी पैसे को सिर्फ सुरक्षा के तौर पर देखता था, जबकि उसे इसे एक माध्यम के रूप में देखना चाहिए था। गिरीश ने अपनी सोच को बदलने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। वह अब पैसों को एक टूल के रूप में देखता था जिससे वह अपनी जिंदगी के गोल्स को पूरा कर सकता था। वह यह समझ चुका था कि पैसा केवल आराम या सुख सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन और उद्देश्य को हासिल करने का एक जरिया है। गिरीश ने यह भी तय किया कि वह पैसों को लेकर अपनी सोच को हर दिन थोड़ा और सकारात्मक बनाएगा। गिरीश ने देखा कि जब वह पैसों को लेकर अधिक सकारात्मक तरीके से सोचता था तो वह बिना किसी तनाव के बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होता था। उदाहरण के तौर पर, जब वह अपने निवेश का रिव्यू करता तो वह अब उसे एक अवसर के रूप में देखता, न कि एक जोखिम के रूप में। वह जानता था कि हर निवेश में कुछ न कुछ रिस्क जरूर होता है, लेकिन उसने इसे अपने विकास और सीखने के एक रास्ते के तौर पर स्वीकार किया। कार्ल रिचर्ड्स की बुक ने गिरीश को यह समझने में मदद की कि पैसे के बारे में हमारी सोच को बदलना न सिर्फ हमारी फाइनेंशियल जर्नी को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। गिरीश ने अब अपने पैसे को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, जो उसे अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता था। इस चैप्टर से गिरीश ने यह सीखा कि पैसों को लेकर हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पैसों को एक नकारात्मक चीज मानते हैं तो यह हमें दबाव और तनाव में डाल सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक सकारात्मक और उपयोगी टूल के रूप में देखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7, सादगी को अपनाना। गिरीश ने अब अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कई बदलाव किए थे। उसने पैसों को लेकर अपनी सोच को सकारात्मक किया था, रिस्क को समझने में सुधार किया था और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग की थी। लेकिन अब उसे एक और महत्वपूर्ण चीज को समझने की जरूरत थी, सादगी। कार्ल रिचर्ड्स ने इस चैप्टर में सादगी को फाइनेंशियल सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था और गिरीश को यह समझ में आ गया था कि उसे अपनी जिंदगी और फाइनेंशियल फैसलों में जटिलता को कम करना होगा। गिरीश की जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ वित्तीय निर्णय होते थे। वह सोचता था कि बड़े और जटिल निवेश ही फाइनेंशियल सक्सेस की कुंजी हैं, और यही कारण था कि वह अक्सर विभिन्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और तरीकों का पीछा करता था। वह अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करता था ताकि वह कभी भी किसी अवसर को छोड़ न दे। लेकिन जैसे जैसे गिरीश ने कार्ल रिचर्ड्स की किताब पढ़ी, उसने महसूस किया कि इन सब चीजों से उसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। कार्ल रिचर्ड्स ने बुक में उदाहरण के तौर पर एक साधारण फाइनेंशियल प्लान बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जटिलता हमारी समस्याओं को और बढ़ा देती है, जबकि सादगी से हम अपनी जिंदगी को अधिक नियंत्रित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। गिरीश को यह बात बहुत स्पष्ट लगी और उसने सोचा कि उसे अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सरल बनाना होगा। गिरीश ने अपनी सादगी की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने निवेश पोर्टफोलियो को सरल किया। उसने अपने सभी निवेशों को देखा और पाया कि वह कई प्रकार के निवेशों में पैसा लगा चुका था, लेकिन इनमें से बहुत से निवेश आपस में जुड़े हुए नहीं थे। कुछ निवेश केवल ट्रेंड्स के चलते किए गए थे, जो किसी लॉन्ग टर्म गोल को पूरा नहीं कर रहे थे। उसने इन सभी को एक और देखी और समझी कि कौन से निवेश उसके फाइनेंशियल गोल्स से मेल खाते हैं और कौन से नहीं।
गिरीश ने अपने निवेश को ज्यादा सादा और प्रभावी बनाने के लिए केवल कुछ मुख्य निवेश प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। वह अब केवल उन विकल्पों को चुनता था जो उसकी वित्तीय स्थिति और लॉन्ग टर्म गोल्स के अनुरूप थे। इसके अलावा गिरीश ने अपने बजट और खर्चों को भी सादा रखा। वह हर महीने की शुरुआत में अपने खर्चों की लिस्ट बनाता और एक निश्चित सीमा तक ही खर्च करने की योजना बनाता। सादगी को अपनाने से गिरीश की फाइनेंशियल स्थिति में न केवल सुधार हुआ, बल्कि वह मानसिक शांति भी महसूस करने लगा। पहले हर निवेश के बारे में सोचकर वह घबराया रहता था, लेकिन अब वह अपनी सोच को स्पष्ट और सरल बना चुका था। वह अब जानता था कि बहुत सारी जानकारी और जटिलता सिर्फ उसे उलझा देती थी, जबकि सादगी उसे सही दिशा में ले जा रही थी। कार्ल रिचर्ड्स ने बुक में यह भी बताया था कि हमारी जिंदगी में सादगी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल फैसले नहीं, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होना चाहिए। गिरीश ने यह सीखा कि सादगी से न सिर्फ फाइनेंशियल फैसले बेहतर होते हैं, बल्कि यह जीवन की बाकी सारी चीजों को भी संतुलित और सरल बनाता है। इस चैप्टर से गिरीश ने यह सीखा कि सादगी से जीवन में न केवल स्पष्टता आती है, बल्कि यह हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर सही दिशा में कदम रखने के लिए भी प्रेरित करती है। सादगी को अपनाकर हम अपने निवेश, खर्च और जीवन के अन्य पहलुओं को अधिक नियंत्रित और शांतिपूर्ण तरीके से संभाल सकते हैं। चैप्टर 8, फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशंस का प्रभाव। गिरीश की फाइनेंशियल जर्नी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन अब वह एक और अहम पहलू पर ध्यान दे रहा था, इमोशंस का प्रभाव। गिरीश ने महसूस किया कि जब भी वह किसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन पर विचार करता था, तो इमोशंस का असर उसकी सोच और फैसलों पर पड़ता था। कभी उत्साह तो कभी डर, इन भावनाओं ने अक्सर उसके फैसलों को प्रभावित किया था। कार्ल रिचर्ड्स ने इस चैप्टर में यह स्पष्ट किया था कि फाइनेंशियल डिसीजन में हमारी इमोशंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा डिसीजन पूरी तरह से तर्क और लॉजिक पर आधारित होता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा मन और इमोशंस उन फैसलों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। गिरीश ने इस बात को गहराई से समझा और उसने महसूस किया कि उसे अपने इमोशंस को पहचानने और कंट्रोल करने की जरूरत है। गिरीश को याद आया कि जब उसने पहली बार शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया था, तो वह उत्साहित था। उसे लगता था कि बड़े रिटर्न्स मिलेंगे और जल्द ही वह अमीर हो जाएगा। यह उत्साह उसकी सोच को घेर लिया था और उसने कई हाई रिस्क स्टॉक्स में निवेश कर दिया था, बिना यह समझे कि ये निवेश उसके फाइनेंशियल गोल्स के अनुरूप थे या नहीं। बाद में जब बाजार में गिरावट आई, तो उसे भारी नुकसान हुआ और उसका आत्मविश्वास टूट गया। अब उसे समझ में आया कि यह फैसला उसके इमोशंस, विशेषकर उत्साह, ने लिया था, न कि लॉजिक और ठंडे दिमाग से। इसके बाद गिरीश ने कुछ और उदाहरणों पर गौर किया, जहां उसके इमोशंस ने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक और बार जब उसे एक महंगी कार खरीदने का ख्याल आया, तो वह शॉर्ट टर्म में उसे खुश रखने के लिए यह खरीदने का निर्णय लेने लगा। हालांकि उसके पास पहले से एक ठीक-ठाक कार थी और उसकी वित्तीय स्थिति इसे इजाजत नहीं देती थी, लेकिन उसकी इमोशन ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि यह खरीदारी उसे खुश कर देगी। कार्ल रिचर्ड्स ने बुक में यह बताया था कि जब भी हम बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो हमें अपनी इमोशंस को पहचानने की जरूरत होती है। इमोशंस को समझे बिना लिया गया कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लंबी अवधि में हमारी फाइनेंशियल जर्नी को नुकसान पहुंचा सकता है। गिरीश ने यह सीखा कि इमोशंस से बचने के लिए उसे हर फैसले से पहले कुछ समय लेकर खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं इसे तर्क और लॉजिक से ले रहा हूं या फिर मेरी इमोशंस मुझे प्रभावित कर रही हैं? गिरीश ने यह भी सीखा कि इमोशंस को पूरी तरह से नकारना ठीक नहीं है। कुछ हद तक इमोशंस हमारी प्रेरणा बन सकते हैं और हमें फाइनेंशियल गोल्स की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल में रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए गिरीश ने अब अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। वह किसी भी निवेश के बारे में सोचते हुए उसकी संभावनाओं और रिस्क को तर्कसंगत तरीके से देखता था, न कि अपनी भावनाओं के आधार पर। अब गिरीश अपने फाइनेंशियल डिसीजन को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। वह जानता था कि इमोशंस को पहचानना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना उसकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी था। वह पूरी तरह से तर्क और लॉजिक से काम करता था, लेकिन कभी-कभी अपने इमोशंस को समझते हुए सही फैसले लेता था।
इस चैप्टर से गिरीश ने यह सीखा कि फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशंस का प्रभाव बहुत गहरा होता है। हमें अपनी इमोशंस को पहचानना चाहिए और उनका नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम सही, लॉजिक आधारित निर्णय ले सकें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सफलता पा सकें। चैप्टर 9, छोटी गलतियों से बड़ा फर्क पड़ता है। गिरीश ने अब तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कई बदलाव किए थे, लेकिन अब वह एक और महत्वपूर्ण सीख पर ध्यान दे रहा था। छोटी गलतियों का बड़ा असर हो सकता है। गिरीश को यह एहसास हुआ कि जब हम बड़े फाइनेंशियल फैसलों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ बड़े गलत फैसले ही हमारी फाइनेंशियल स्थिति को खराब कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह था कि छोटी छोटी गलतियां जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं भी हमारे जीवन में बड़ा फर्क डाल सकती हैं। कार्ल रिचर्ड्स ने बुक में यह बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि फाइनेंशियल गलतियां अक्सर हमारी छोटी छोटी आदतों और फैसलों से आती हैं। ये गलतियां अक्सर तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन समय के साथ जब ये छोटी गलतियां एकत्रित हो जाती हैं तो वे हमारी फाइनेंशियल जर्नी पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। गिरीश ने अब महसूस किया कि उसे अपनी छोटी छोटी आदतों और निर्णयों पर भी ध्यान देना चाहिए। गिरीश ने अपने खर्चों और निवेशों को देखा। उसे समझ में आया कि वह अक्सर छोटी छोटी चीजों पर अधिक खर्च करता था, जैसे कि बाहर खाने, अनावश्यक शॉपिंग या फिर बिना सोचे समझे कुछ छोटी चीजें खरीदना। एक समय में ये खर्चे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगते थे, लेकिन जब उसने उन्हें जोड़कर देखा तो वह चौंक गया। ये छोटे छोटे खर्चे उसकी सालाना बचत और निवेश को प्रभावित कर रहे थे। गिरीश ने एक और उदाहरण पर गौर किया। वह हमेशा यह सोचता था कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स या प्रोडक्ट्स में छोटी फीस का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसने अपने निवेश के साथ साथ उनके फीस स्ट्रक्चर को देखा तो पाया कि ये फीस साल दर साल उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा रही थी। इस छोटी सी बात को नजरअंदाज करने से उसे लंबे समय में बड़ा नुकसान हो सकता था। कार्ल रिचर्ड्स ने बताया था कि इन छोटी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही हमारी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बनाता है। गिरीश ने अब यह तय किया कि वह अपनी छोटी छोटी आदतों को ध्यान से देखेगा और सुधारने की कोशिश करेगा। उसने अपनी खर्चों की लिस्ट बनाई और सुनिश्चित किया कि अब वह बिना जरूरत के खर्चों को कम करेगा। साथ ही उसने अपने निवेश को और अधिक सावधानी से चुना ताकि वह फीस या किसी भी अन्य अतिरिक्त खर्च से बच सके। गिरीश ने यह भी समझा कि छोटी गलतियां सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि वह समय और ऊर्जा की भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, गिरीश पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और सोचता था कि उसे इतनी छोटी छोटी चीजों पर समय नहीं बिताना चाहिए। लेकिन अब वह जानता था कि अगर वह छोटी गलतियों को समय रहते पकड़कर सुधारता है तो इसका असर लंबे समय में बहुत बड़ा हो सकता है। गिरीश ने अपनी सोच को बदलते हुए यह समझा कि फाइनेंशियल सफलता सिर्फ बड़े फैसलों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह उन छोटी छोटी आदतों और निर्णयों पर भी निर्भर करती है जिन्हें हम रोज करते हैं। हर छोटी गलती अगर सही समय पर पहचानी जाए और सुधारी जाए तो वह हमें लंबे समय में बेहतर नतीजे दे सकती है। इस चैप्टर से गिरीश ने यह सीखा कि छोटी गलतियों का बड़ा असर हो सकता है। हमें अपनी आदतों और छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कोई महत्वपूर्ण कदम न छोड़ें और लंबे समय तक सफलता हासिल कर सकें। चैप्टर 10, लगातार सुधार और धैर्य का महत्व। गिरीश ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार सुधार और धैर्य के साथ काम करते हैं। गिरीश ने महसूस किया कि वह किसी भी निर्णय या कदम को लेने में जल्दीबाजी करता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि फाइनेंशियल सफलता एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। कार्ल रिचर्ड्स ने इस चैप्टर में यह समझाया कि फाइनेंशियल जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है धैर्य। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जल्दी परिणाम मिलेगा, लेकिन असल में फाइनेंशियल सफलता समय लेती है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें सही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत है। गिरीश ने यह समझा कि उसे अपने गोल्स पर फोकस रखते हुए धैर्य के साथ काम करना होगा। गिरीश ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक लंबी यात्रा के रूप में देखना शुरू किया। वह अब समझ चुका था कि किसी भी फाइनेंशियल लक्ष्य को पूरा करने में एक दिन, एक महीना या एक साल नहीं लगेगा।
बल्कि यह एक ऐसा रास्ता है जिसे लगातार और धीरे धीरे तय करना पड़ता है। गिरीश ने यह महसूस किया कि उसे अपनी फाइनेंशियल आदतों में सुधार करने के लिए समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होगी। गिरीश ने अब अपनी हर छोटी सफलता पर जश्न मनाने की आदत डाली। पहले वह अपने छोटे छोटे फाइनेंशियल फैसलों को महत्व नहीं देता था, लेकिन अब उसने सीखा कि ये छोटे कदम ही बड़े परिणाम लाते हैं। जैसे कि जब वह बिना कर्ज लिए कुछ खरीदता था या फिर एक छोटी बचत करता था, तो वह खुद को सराहता था। इन छोटे बदलावों और सुधारों से गिरीश को विश्वास हुआ कि अगर वह निरंतर सुधार करता रहे तो वह अपने बड़े फाइनेंशियल गोल्स को भी हासिल कर सकता है। गिरीश ने यह भी देखा कि जब वह धैर्य के साथ अपने निवेशों पर नजर रखता था और उनका निरंतर रिव्यू करता था, तो उसे सही दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिलता था। पहले वह अपने निवेशों को जल्दबाजी में चेक करता था, लेकिन अब वह उन्हें आराम से, बिना किसी घबराहट के देखता था और समझता था कि समय के साथ ये निवेश अच्छे परिणाम देंगे। कार्ल रिचर्ड्स ने बुक में यह भी बताया था कि फाइनेंशियल सफलता केवल एक ही दिन या एक महीने में नहीं मिलती। यह एक निरंतरता और धैर्य का परिणाम होती है। गिरीश ने इसे पूरी तरह से अपनाया और अब वह हर दिन अपनी फाइनेंशियल आदतों पर काम करता था। उसे यह समझ में आ गया था कि एक छोटी सी गलती जो वह पहले सुधार नहीं पाता था, अब वह उसी समय पहचान लेता था और उसे सुधारने का प्रयास करता था। इस चैप्टर से गिरीश ने यह सीखा कि फाइनेंशियल जर्नी में सुधार करना और धैर्य रखना बेहद जरूरी है। सफलता एक दिन की बात नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय और लगातार सुधार की आवश्यकता होती है। गिरीश ने अब अपनी फाइनेंशियल जर्नी को धैर्य और निरंतरता के साथ अपनाया और जानता था कि अगर वह इसे सही तरीके से करता है तो वह अपने गोल्स को समय के साथ जरूर हासिल करेगा। निष्कर्ष: गिरीश ने द बिहेवियर गैप को पढ़कर अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इस किताब ने उसे यह समझने में मदद की कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ बड़े फैसलों पर नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों, सही सोच और धैर्य पर निर्भर करती है। गिरीश ने यह सीखा कि इमोशंस, छोटे खर्चे और जटिलता से बचकर हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि लगातार सुधार और धैर्य से हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सफलता पा सकते हैं। द बिहेवियर गैप हमें यह समझाता है कि हम अक्सर अपने फाइनेंशियल फैसलों में इमोशंस को शामिल करते हैं और इससे हमें नुकसान हो सकता है। किताब ने यह भी बताया कि छोटी छोटी गलतियां, जो शुरुआत में मामूली लगती हैं, समय के साथ हमारे फाइनेंशियल गोल्स को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिसमें हमें धैर्य और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आशा है कि द बिहेवियर गैप की इस हिंदी ऑडियो बुक ने आपको फाइनेंशियल समझ को गहरी बनाने में मदद की होगी। यदि आपने इस यात्रा से कुछ सीखा है, तो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। छोटे छोटे बदलाव, सही सोच और निरंतर सुधार से ही आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सफलता पा सकते हैं। हमेशा याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस एक दिन का काम नहीं है, यह समय और धैर्य की मांग करती है। तो अपनी फाइनेंशियल आदतों को सुधारें, इमोशंस को पहचानें और लगातार सुधार के रास्ते पर चलें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही नए फाइनेंशियल और पर्सनल डेवलपमेंट टॉपिक्स पर और भी किताबें लेकर आएंगे। धन्यवाद और याद रखें, आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ आपकी सोच और कोशिशों पर निर्भर करती है।